हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मज़ेदार उपन्यास क्रांति का देवता। सुपर रघुनाथ की पत्नी रैना दरअसल गुलशनगढ़ नामक एक नन्हे से आज़ाद देश की राजकुमारी होती है। बिना किसी बैकग्राउंड के वह गुलशनगढ़ में नजर आती है। भूल से वह विजय के पिता ठाकुर साहब को गोली मार देती है। यह रहस्य भी सामने आता है कि विजय के पिता ठाकुर साहब दरअसल रैना के ताऊजी हैं, अर्थात ठाकुर साहब गुलशनगढ़ के महाराज ठाकुर अभय सिंह के बड़े भाई हैं और रैना अभय सिंह की बेटी। विजय के पिता का पूरा नाम ठाकुर निर्भय सिंह था। यह रहस्य केवल वही जानते थे कि रैना एक स्टेट की राजकुमारी है, परंतु किसी खास वजह से लगभग 25 वर्षों से इस रहस्य को अपने सीने में दफन किए थे। वास्तविकता यह थी कि ठाकुर साहब अपने पिता की नाजायज संतान थे। इनके पिता का नाम भानु प्रताप सिंह था और जवानी के बहाव में बहकर भानु प्रताप ने पारो नामक युवती से प्रेम किया। उसी प्रेम की निशानी ठाकुर निर्भय सिंह थे। पारो का एक भाई होता है, जबर सिंह। जब उसे पता लगता है तो वह अपनी बहन को इंसाफ दिलाने महल में पहुंचता है, परंतु वहां का सम्राट भानु प्रताप का पिता राणा प्रताप सिंह एक बेहद क्रूर शासक है। वह पारो और जबर पर भानु प्रताप की अनुपस्थिति में अत्याचार करता है, उन्हें कैद में डाल देता है। कैद में ही निर्भय सिंह पैदा होता है। राणा प्रताप अपने प्लान के मुताबिक बच्चे को पैदा होते ही मार देना चाहता है, लेकिन एक रहस्यमय लड़की की मदद से जबर सिंह निर्भय सिंह को लेकर कैद से भाग जाता है। पारो को बुरी तरह टॉर्चर करके राणा प्रताप बोरे में बंद करवा देता है और समुद्र में डलवा देता है। उधर राणा प्रताप पारो और जबर के बूढ़े बाप की निर्मम हत्या करवा देता है। जबर जंगा सिंह नामक दस्यु का दोस्त बन जाता है। वहीं निर्भय का पालन पोषण होता है। एक शेरनी खुद उसे दूध पिला पिलाकर बड़ा करती है। वक्त गुजर जाता है। उधर भानु प्रताप की शादी में जबर और जंगा गड़बड़ करने का असफल प्रयास करते हैं। इस मुठभेड़ में जंगा मारा जाता है, लेकिन जबर से वह एक वचन ले जाता है कि वह उस समय तक राजा से नहीं टकराएगा जब तक कि निर्भय बड़ा नहीं हो जाता। इधर भानु प्रताप की शादी राधा रमणी नामक एक राजकुमारी से होती है और उसकी कोख से अभय सिंह नामक शिशु का जन्म होता है। उधर निर्भय सिंह भयानक दस्यु बनता जा रहा होता है। यह सारी कहानी विकास को अभय सिंह सुनाता है। एक घटना में सुपर रघुनाथ एक कमरे में एक साथ दो रैनाओं को लड़ते देखकर चकित रह जाता है। बाद में इस कमरे में आग लग जाती है और रघुनाथ वहां बेहोश होकर गिर पड़ता है। दोनों रैनाएं एक दूसरे के पीछे भागती है। इस टकराव में अल्फा से एक रैना को न पहचान कर चाकू मार देता है, परंतु वह घायल अवस्था में भाग जाती है। सफ़ेद लिबास वाली रैना अल्फासे से भैया भैया कहकर लिपट जाती है। उधर रघुनाथ को एक काले कपड़े और सफ़ेद नकाब वाला इंसान आग से बचाने की चेष्टा करता है, परंतु जबर सिंह उसके मार्ग में बाधक बन जाता है। वह जबर को बेहोश करके रघुनाथ को ले जाता है। जब रघुनाथ को होश आता है तो सामने बैठा इंसान अपना नाम जबर सिंह बताता है। साथ ही यह भी कहता है कि उसे यहाँ लाने वाला क्रांति का देवता है। विकास अभय सिंह को निर्भय सिंह समझता है, क्योंकि उन दोनों की शक्ल एक है। वह जेम्स बॉन्ड के पंजे से उन्हें एक काले नकाबपोश की मदद से छुड़ाता है। एक गुप्त तहखाने में पहुंचकर अभय सिंह विकास को उपयुक्त कहानी सुनाता है, परंतु कहानी आधी ही हो पाती है कि विदेशी लोग उस स्थान को घेर लेते हैं। यहाँ अचानक पारो प्रकट होकर उन्हें बचाती है। पारो को यहाँ देखकर वे अवाक रह जाते हैं, क्योंकि अभय सिंह के बताए अनुसार पारो मर चुकी थी। न केवल पारो ही बल्कि राधा रमणी और भानु प्रताप भी नजर आते हैं। जिस स्टीमर में ये थे उस स्टीमर को दुश्मन एक हैंड ग्रेनेड द्वारा उड़ा देता है।
इधर विजय को राजनगर में अल्फासे का पत्र मिलता है। वह ब्लैक बॉय और गुलफाम को लेकर गुलशनगढ़ पहुंचता है। स्टेट की धरती पर कदम रखते ही दुश्मन गोलियों की बौछार से उसका स्वागत करता है। यहाँ रैना उन्हें मिलती है। यह वही रैना होती है जिसे अल्फा से चाकू मार देता है। इस रैना के गले में पड़े एक लॉकेट को देखकर ब्लैक बॉय चौंक पड़ता है और कहता है कि ऐसा ही एक लॉकेट बचपन से उसके गले में है। यह सब आपने पहली क्रांति में पढ़ा। असली चक्कर यह है कि विश्व के 3 बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन और चीन किसी खास वजह से इस स्टेट यानी गुलशनगढ़ पर कब्जा करना चाहते हैं। रेना और ब्लैक बॉय के गले में पड़े हुए उस लॉकेट द्वारा यह रहस्य खुलता है कि ब्लैक बॉय रेना का सगा भाई है। उसका असली नाम अजय है और वह गुलशनगढ़ के महाराज अभय सिंह का पुत्र है। इस रहस्य को विस्तार पूर्वक खोलती हुई रेना बताती है। उधर डाकुओं में जबर निर्भय को बड़ा कर चुका था। निर्भय के दिल में राजमहल के प्रति प्रतिशोध की भावना धधक रही होती है। एक रात को वह अकेला ही दस्युओं से भी छिपकर राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से भानु प्रताप के बूढ़े पिता राणा प्रताप को उठाकर अड्डे पर ले आता है। यहाँ लाकर वह उसकी निर्मम हत्या कर देता है। साथ ही भानु प्रताप को चैलेंज भी देता है कि वह सारे खानदान को समाप्त कर देगा। अभय सिंह की शादी के समय वह अपने चैलेंज के मुताबिक प्रतिशोध लेने आता है, किंतु तभी वहां आश्चर्यचकित कर देने वाले ढंग से पारो प्रकट होती है। वह निर्भय को रोकती है और उसे बताती है कि उसे और जबर सिंह को कैद से भगा देने वाली लड़की अभय की माँ और भानु की पत्नी राधा रमणी ही है। वहीं भानु भी अपनी वह मजबूरी बताता है जिसकी बेड़ियों में जकड़कर वह पारो को न अपना सका। निर्भय सिंह अपनी मां पारो की बातों से प्रभावित होता है और भानु इत्यादि को क्षमा कर देता है, परंतु जबर माफ नहीं करता। वह वहां से भी यही कहकर भाग जाता है कि वह प्रतिशोध लेगा। निर्भय, अभय और भानु इत्यादि में संधि हो जाती है। अभय की शादी सविता नामक राजकुमारी से हो जाती है। निर्भय और अभय में बेहद प्यार हो जाता है, परंतु अचानक ही जब भानु प्रताप कहता है गद्दी निर्भय को सौंपना चाहता है तो पारो वहां से गायब हो जाती है तथा भानु को पत्र में सौगंध देकर यह कहती है कि वह गद्दी निर्भय को नहीं बल्कि अभय को सौंपे और निर्भय को हमेशा के लिए गुलशनगढ़ से कहीं बाहर भेज दे। वह यह भी लिखती है कि उसके यह सब लिखने के पीछे एक जबरदस्त कारण है। ऐसा ही एक पत्र वह निर्भय के लिए भी छोड़ जाती है जिसमें उसमें लिखा था कि वह गुलशनगढ़ में न रहे। पारो की कसम भानु तोड़ न सके, इसलिए वे निर्भय सिंह को भारत में भेज देते हैं और अपनी सोर्स से पुलिस में भर्ती करा देते हैं। यही निर्भय सिंह अपनी प्रतिभा से राजनगर का इंस्पेक्टर जनरल है। उधर अभय सिंह के यहाँ सबसे पहले एक पुत्र का जन्म होता है जिसे स्टेट के कुछ दुश्मन गायब कर देते हैं। दरअसल वही खोया हुआ बच्चा ब्लैक बॉय होता है। उसके पश्चात अभय सिंह के यहाँ एक कन्या का जन्म होता है, लेकिन राज ज्योतिषी बताता है कि वह कन्या बड़ी होकर अभय सिंह का वध कर देगी। अभय सिंह और उसके नौरत्न यह फैसला करते हैं कि कन्या को कहीं और पाला जाए तथा उसे कभी नहीं बताया जाए कि वह वास्तव में किसकी पुत्री है। इस काम की सहायता के लिए अभय सिंह निर्भय सिंह को याद करते हैं जो राजनगर के आईजी बन चुके थे। कन्या की सारी परिस्थिति बताकर उन्हें सौंप दी जाती है। ठाकुर निर्भय सिंह इस कन्या को एक निर्धन परिवार को सौंप देते हैं तथा गुप्त रूप से धन देकर निर्धन जोड़े द्वारा कन्या को पालते हैं। यही कन्या बड़ी होकर रैना बनती है। ठाकुर साहब खुद विजय के दोस्त रघुनाथ से जाकर रैना का विवाह करवा देते हैं। वे यह रहस्य किसी पर भी नहीं खोलते कि रैना किसकी बेटी है। रैना और विजय तक ने भी कभी इन रहस्यों की कल्पना नहीं की थी। यह रहस्य उस समय खुलता है जब जेम्स बॉन्ड रैना की एक हमशक्ल लड़की क्रीमिया को गुलशनगढ़ में
राजकुमारी रेना बनाकर ले आता है। अभय सिंह तुरंत समझ जाते हैं कि उनके गुलशनगढ़ में विदेशी लोग कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। असल यह षड्यंत्र अमेरिका, चीन और ब्रिटेन, 3 देशों का संयुक्त षड्यंत्र होता है। जब इस षड्यंत्र की भनक अभय सिंह के कानों में पड़ती है तो वे बौखला जाते हैं और अपने मंत्री गणपत सिंह द्वारा निर्भय सिंह के पास एक पत्र भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि वे रेना पर सारे रहस्य खोल दें और उसे लेकर फौरन गुलशनगढ़ चले आएं। परिस्थितियों में जकड़े ठाकुर निर्भय सिंह को यही करना पड़ता है। उधर जेम्स बॉन्ड और क्रीमिया को अभय सिंह ने अपनी कैद में डाल दिया था। जैसे ही ठाकुर और रेना स्टेज में पहुंचते हैं, वहां तीनों देशों का संयुक्त आक्रमण होता है और इस नरसंहार में सब बिछड़ जाते हैं। रेना के 2 छोटे भाई बहन मुन्ना और गुड़िया उसी के सामने मारे जाते हैं, जिसके कारणवश रेना खूनी हो जाती है और दुश्मनों से बदला लेने के लिए रण क्षेत्र में कूद पड़ती है। गणपत सिंह का एक लड़का है शेर सिंह। इस नरसंहार में उसकी माँ और बहन पर जो भयानक अत्याचार होते हैं, वे उसे यह कसम खाने पर विवश कर देते हैं कि वह विदेशियों से बदला लेगा। असली थीम यही है। इसके बाद अलग अलग पात्रों के साथ अलग अलग घटनाएं घटती है। एक क्रांति दल सामने आ जाता है। क्रांति का देवता बड़ा रहस्यमय है। रघुनाथ क्रांतिकारी बन जाता है। उसका नंबर 37 है। एक घटना में वह निर्भय और पारो को 37 नंबर के रूप में माइक से बचाता है। इधर ग्रिफिक विजय और गुलफाम को गिरफ्तार कर लेता है। ब्लैक बॉय और रेना वहां से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। एक भूत प्रेत विशेषज्ञ बताता है कि विजय राणा प्रताप सिंह का पूर्व जन्म है। उधर जेम्स बॉन्ड जबर सिंह द्वारा अभय सिंह को यातना देता है। वह अभय सिंह से कोई रहस्य जानना चाहता है। क्रांति के देवता की मदद से वहां विकास पहुंचता है, लेकिन यहाँ एक काले लिबास और सफ़ेद नकाब वाला इंसान विकास की सहायता करता है। यहाँ से भागने में क्रांति का देवता भी उनकी मदद करता है। अंत में वह काले लिबास और सफ़ेद नकाबपोश वाला इंसान मारा जाता है। जेम्स बॉन्ड और फुचिंग मिलकर क्रांतिकारियों को धोखा देने की योजना तैयार करते हैं। इस योजना के अनुसार फुचिंग को भानु प्रताप का मेकअप करना था और बॉन्ड को यह अफवाह उड़ा देनी थी कि भानु प्रताप उनकी कैद से भाग गया है, जैसा उनका विचार था। क्रांतिकारियों ने तुरंत भानु प्रताप से संबंध किया। विकास भानु प्रताप बने फुचिंग को अपने साथ ले गया, लेकिन जब एक गुफा में जाकर विकास ने फुचिंग को सफ़ेद नकाबपोश की लाश दिखाई तो फुचिंग उछल पड़ा। यह लाश भानु प्रताप सिंह की थी। फुचिंग का रहस्य खुल गया और उसके बाद विकास ने फुचिंग का जो हाल किया उसका अनुमान आप किताब पढ़कर ही लगा सकेंगे। उधर सफ़ेद नकाबपोश पुनः देखा गया। वह क्रांति के देवता से मिला। अपने अड्डे पर क्रांति के देवता ने सबको अलग अलग कार्य सौंपे। इसके बाद सामने आता है एक कैदी। यह कैदी गणपत सिंह था। गणपत सिंह को अल्फासे ने कैद कर रखा था। अल्फासे एक नकाबपोश के रूप में उसके पास जाकर मिला। उसने गणपत सिंह को बताया कि इस समय जबर सिंह उसके पास कैद है और वह असली गणपत को नकली गणपत बनाकर दुश्मनों के बीच भेजना चाहता है। उधर ब्लैक बॉय और रेना भागते हुए गुलशनगढ़ के शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनका टकराव सैनिकों से होता है। इस टकराव के बीच उन्हें विकास मिलता है। बाद में धनुष टंकार भी उन्हें लेकर अल्फासे के पास पहुंचता है। रेना, ब्लैक बॉय, विकास, धनुष टंकार क्रीमिया को देखते ही भड़क उठते हैं, जो इस समय अल्फासे की कैद में थी। क्रीमिया क्योंकि बॉन्ड की प्रेमिका और रेना की सूरत की है। अपनी इसी सूरत का लाभ उठाकर वह गुलशनगढ़ में राजकुमारी बनकर आ गई थी। रेना उसे मारने दौड़ती है। अल्फासे उन सबको बताता है कि बॉन्ड ने गणपत को क्रीमिया की खोज में भेजा और अब वह असली गणपत को क्रीमिया के साथ महल में भेज रहा है। लेकिन क्रीमिया अपने देश इंग्लैंड और बॉन्ड से इतना प्यार करती है
कि बॉन्ड के पास जाते ही अल्फासे की सारी योजना उसे बता देती है और गणपत को बॉन्ड की कैद में डलवा देती है। किंतु अगले ही दिन क्रांति का देवता खुद गणपत सिंह को बॉन्ड की कैद से फरार कर देता है। क्रांति के देवता के प्लान के अनुसार गणपत को 20 नंबर क्रांतिकारी से मिलना था। वह मिला भी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह हुई कि 20 नंबर गणपत का लड़का शेर सिंह उर्फ शेरा था। शेरा एक गजब का देशभक्त साबित होता है और वह अपने पिता को गद्दार समझकर मार डालता है। इधर अल्फा से विकास धनुष टंकार को यह बताता है कि उन्हें गुलशनगढ़ में लाने वाला वह स्वयं है। उसने बताया कि उनके साथ साथ उसने रघुनाथ को भी राजनगर में स्थित अपने किराए के आदमियों द्वारा बेहोश करके हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ बुलवा लिया था। विकास के यह पूछने पर कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो अल्फा से बताता है कि चीन सरकार उसे उस काम के बदले में काफ़ी मोटी रकम देने को तैयार थी। आधी रकम अल्फासे ने ले भी ली थी, परंतु जब उसे गुलशनगढ़ आकर पता लगा कि वास्तव में गुलशनगढ़ विजय विकास और रैना इत्यादि की स्टेट है, तो उसने चीन सरकार को धोखा दे दिया। अभी उसकी यहाँ वार्ता चल ही रही थी कि माइक ने सैनिकों के साथ आकर इन सबको गिरफ्तार कर लिया। इधर भूत प्रेत विशेषज्ञ बताता है कि विजय स्वर्गवासी राजा राणा प्रताप सिंह का दूसरा जन्म है। अपनी विद्या से वह विजय को राणा प्रताप बना देता है। अब विजय राणा प्रताप बन जाता है और वह निर्भय सिंह पारो इत्यादि से बदला लेना चाहता है। अभी गुलशनगढ़ की स्थिति सामान्य हो भी नहीं पाई थी कि महल के ठीक सामने वाले वृक्ष पर फुचिंग का लटका हुआ जिस्म पाया गया। उसके नाक कान गायब थे। उसकी जेब से विकास का एक पत्र निकला। उस समय तो सब बुरी तरह चौंक पड़े जब फुचिंग के नाक कान क्रीमिया के पल्लू में पाए गए। क्रीमिया तो भयभीत होकर बॉन्ड से लिपट गई। विकास ने इस पत्र से बॉन्ड को धमकी दी थी कि वह क्रीमिया को उठाकर ले जाएगा। पत्र में साफ चैलेंज था कि अगर बॉन्ड रोक सके तो रोक ले। बॉन्ड विकास का यह चैलेंज मन ही मन स्वीकार कर लेता है। यह आपने दूसरी क्रांति में पढ़ा था। तीसरी क्रांति का आरंभ स्याह नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार से होता है, जो कि जीप के नीचे छिपकर जेल में पहुंचता है। मगर जेम्स बॉन्ड उसे नाटकीय ढंग से गिरफ्तार करके जब उसका नकाब नोचता है तो अभय सिंह को देखकर चकित रह जाता है। विजय सम्राट राणा प्रताप के रूप में दरबार में आता है। आश्चर्य यह है कि उसका महामंत्री जेम्स बॉन्ड है। उसके कहने पर विजय अपने पिता ठाकुर निर्भय सिंह को हंटर से मारता है। विकास यह अन्याय नहीं देख पाता और लड़का भड़क उठता है। फिर विजय और विकास की ठन जाती है कि युद्ध के बीच में ही विजय विकास के कान में कहता है कि उसे बेहोश हो जाना है। विकास बेहोशी का नाटक करके वहां से भाग निकलता है। तभी उसे क्रांति का देवता मिलता है। विकास क्रांति के देवता के कहे अनुसार सीक्रेट सर्विस के चीफ पवन की आवाज में भारत के राष्ट्रपति से संबंध स्थापित करके शस्त्रों से भरा जलपोत मंगवाता है, जिसकी खबर दुश्मनों को लग जाती है। क्रांतिकारी अपनी जान पर खेलकर शस्त्रों को बचाते हैं। अंत में माइक जलपोत को नष्ट करने में सफल हो जाता है। विकास आदि उसमें से पहले ही सागर में कूद जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वह जंगल में था। तभी उसे माइक दिखाई दिया, जिसे देखकर लड़के का खून खौल उठा। लड़के की भयानकता के सामने माइक ठहर नहीं पाता और जान बचाकर भाग जाता है और जाकर जेम्स बॉन्ड को विकास के साथ हुई लड़ाई के बारे में सब कुछ बताता है। तभी सैनिक सूचना देता है कि ग्रिफिथ का बेहोश जिस्म पेड़ पर लटका हुआ है। उधर विजय एक सर्पों के कुएं के जरिए धरती के नीचे बने स्वर्ण महल में पहुंचता है कि तभी ट्रांसमीटर पर उसे क्रांति के देवता का संदेश मिलता है।
महाराज अभय सिंह अपनी प्रयोगशाला में उस स्वर्णलेख की भाषा का मतलब समझ जाते हैं कि तभी जेम्स बॉन्ड जबर सिंह के साथ वहां पहुंच जाता है। मगर महाराज अभय सिंह वहां से गायब हो जाते हैं। उधर बेहोश पारो होश में आने पर अपने पास बैठे अपने बेटे ठाकुर निर्भय सिंह से लिपट जाती है। ठाकुर साहब उसे विजय, विकास, रघुनाथ, अजय आदि से मिलवाते हैं कि तभी क्रांति का देवता वहां आकर उन्हें आदेश देता है कि वतन से हटकर अन्य कोई बात न हो। यह आपने तीसरी क्रांति में पढ़ा था। अब आगे का कथानक प्रस्तुत उपन्यास क्रांति का देवता में पढ़िए। क्रांति के देवता की कार्यप्रणाली बड़ी तेजी के साथ चल रही थी। वह इसी प्रकार आंधी की तरह आकर आदेश देता था और तूफान की तरह तुरंत गायब हो जाता था। सबने एक दूसरे को देखा। क्रांति का देवता का यह आदेश प्राप्त होते ही पारो के आंसू जैसे एकदम रुक गए। वह एकदम बोली, सब बैठ जाओ, हमारा वतन खतरे में है। 2 मिनट बाद ही गुलफाम भी आ गया। अभी कुछ ही पल पूर्व जहाँ का वातावरण भावुक हो गया था, वहाँ अब ऐसा नजर आने लगा जैसे भयंकर क्रांतिकारी लोग जुल्म का फन कुचलने का प्लान बना रहे हों। इस समय उन लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं था। सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति विजय था। तो प्यारे लूमड़ मियाँ, असली बात यह है कि हम इस लफड़े में तो फंस गए, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि लफड़ा क्या है। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होकर हमारे भेजे में प्रविष्ट होता जा रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको वह पत्र पढ़वा देना उचित समझता हूँ जो मुझे गुलशनगढ़ के नीचे स्थित स्वर्ण महल से प्राप्त हुआ है। कहते हुए विजय ने अपनी जेब से वह कागज़ निकाला जो उसे स्वर्ण महल में से मिला था। कागज़ विकास की ओर बढ़ाता हुआ बोला, तो प्यारे दिल जले, जरा ये कागज़ जोर जोर से पढ़कर सबको सुना दो। विकास ने कागज़ लिया और पढ़ा। लिखा था, प्रिय मित्र प्रणाम। मैं नहीं जानता कि यह पत्र किसे प्राप्त होगा, लेकिन यह मेरे दिल की आवाज़ है कि जिसे भी प्राप्त होगा वही इस देश को विदेशी कुत्तों से बचा सकेगा। ऐसे हजारों रहस्य हैं जिन्हें मैं एक लंबे समय से अपने सीने में दफन किए हुए हूँ। मैं संक्षिप्त में अपनी कहानी उस समय से शुरू करता हूँ जब मैं जवान था और मैंने पारो नामक एक कोमल बोली और भावुक लड़की से प्यार किया, परंतु इसे मेरी बेवफाई कहो अथवा दुर्भाग्य की पारो को अपना न सका। मेरे पिता ठाकुर राणा प्रताप सिंह बेहद सख्त किस्म के इंसान थे। जिस दिन मैं जंगलों में पारो की झोपड़ी में रात गुजार कर आया, मैंने उसी दिन अपने पिता से अपने प्रेम की सारी कहानी कह दी। सुनकर वे बेहद क्रोधित हुए और मुझे विदेश भेज दिया। इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह थी कि राधा रमणी से मेरी मंगनी हो चुकी थी और राधा अपने पिता के साथ हमारे साथ आई हुई थी। मैंने राधा को सब कुछ साफ साफ बता दिया। राधा बड़ी अच्छी लड़की थी। वह मेरे प्यार को सफल बनाने के लिए अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। मैं चला गया। लौटने पर राधा रमणी द्वारा मुझे पता लगा कि मेरे पिता ने पारो और उसके जबर सिंह और उसके बापू पर कितने अत्याचार किए। उस दिन मैं खूब रोया जब मेरी पारो को बोरे में कैद करके सागर में डाल दिया गया। लेकिन मैं क्या करता, विवश था। राधा से मुझे शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मेरी इस बेवफाई का फल जो किस्मत ने मुझसे करवाई थी पल रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि पारो का भाई जबर सिंह मेरे बेटे को पाल रहा है और उसे मेरे और मेरे खानदान के विरुद्ध भड़का रहा है। पाल पोस कर जबर ने मेरे बेटे को भयंकर दस्यु बना दिया। अब वह हमसे बदला लेना चाहता था। इन सब में मैं जबर सिंह को भी दोषी नहीं ठहरा सकता था। मैं सोचता हूँ कि अगर जबर सिंह के स्थान पर मैं होता
तो मैं भी यही करता। जबर सिंह भावुक है। अपनी बहन पारो से वह बेहद प्यार करता था। उसके दिल में प्रतिशोध की आग भड़कना स्वाभाविक ही था। इधर मेरे बेटे अभय ने जन्म लिया। सब कुछ साधारण जीवन के भांति बीतने लगा था, मगर मैं नहीं जानता था कि जो जो मेरा बेटा अभय सिंह बड़ा हो रहा है, त्यों त्यों मेरा दूसरा बेटा निर्भय भी बड़ा हो रहा है, जो हम सबके खून की होली खेलना चाहता है। इस बीच में यह जता देना आवश्यक समझता हूँ कि हमारे खानदान की एक परंपरा है। यह परंपरा हमारे खानदान में कितने समय से चल रही है यह तो मैं नहीं जानता, किंतु यह अवश्य जानता हूँ कि हमारे खानदान का वह व्यक्ति जो सिंहासन की गद्दी पर बैठा हुआ होता है, एक दस्तावेज रखता है और वह उस दस्तावेज के विषय में केवल उसे बताता है जो उसके पश्चात स्टेट का भावी शासक होता है। भावी शासक को सम्राट केवल इतना बताता है कि फला जगह वह दस्तावेज रखा है। उसे खास हिदायत होती है कि दस्तावेज को उसी समय खोले जब वह सम्राट बन जाए, अर्थात जब वह सम्राट बन जाए तो दस्तावेज के विषय में बताए। मेरे पिता अर्थात राणा प्रताप ने मुझे एक स्वर्ण लेख दिया था और कहा था कि वह स्वर्ण लेख आज से 500 वर्ष पुराना है। उस पर एक दोहे के रूप में कुछ लिखा था। उसे आज तक मेरा कोई भी बुजुर्ग नहीं पढ़ पाया था, मैं भी नहीं पढ़ पाया। मैंने वह राज ज्योतिषी को दिखाया, लेकिन स्वर्णलेख पर क्या लिखा है यह तो वह भी नहीं पढ़ पाया। किंतु इतना उसने बताया कि स्वर्णलेख विज्ञान से संबंधित किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत करता है। बस इसलिए मैंने अपने बेटे अभय सिंह को विदेश में विज्ञान पढ़ने के लिए भेज दिया था। अभय सिंह को मैंने यह नहीं बताया था कि उसे विज्ञान पढ़ाने के पीछे मेरा कोई विशेष उद्देश्य है। मैं इन कार्यों में कुछ इस प्रकार से उलझ गया था कि जबर इत्यादि का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उन दिनों अभय सिंह विदेश में विज्ञान पढ़ने गया था कि अभय सिंह जैसी सूरत का ही एक इंसान मेरे पिता राणा प्रताप को ले गया। तब मुझे पता लगा कि वह निर्भय सिंह था जो हमसे बदला लेना चाहता था। उसने पहला बदला ले लिया। मेरे पिता राणा प्रताप की लाश एक पेड़ पर लटकी पाई गई। 20 साल बाद आज मेरा पाप मेरे ही सिर पर चढ़कर बोल रहा था। परंतु उधर अपने खानदान की परंपरा के अनुसार अपने पिता की मृत्यु के पश्चात गुलशनगढ़ का शासक मैं बन गया था। परंपरा के अनुसार मैंने वह दस्तावेज खोला और पढ़ा। इस दस्तावेज में अंकित था कि हमारी इस स्टेट यानी गुलशनगढ़ के नीचे एक स्वर्ण महल है। वह स्वर्ण महल यही है जहाँ से तुम्हें यह कागज मिला है। इस स्वर्ण महल के विषय में कुछ प्रमुख बातें मैं बाद में लिखूंगा। पहले आप यह सब जान ले जो मेरे साथ घट रहा था। मैंने दस्तावेज खोला और पढ़ा तो पुनः नया दस्तावेज तैयार करके उसी स्थान पर रख दिया। यह दस्तावेज अब अभय सिंह को मेरी मृत्यु के पश्चात खोलना था। अभय विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके वापस लौट आया था, किंतु इस बीच मैं उसके लिए एक विशेष और गुप्त प्रयोगशाला का निर्माण गुलशनगढ़ के नीचे तहखाने में करवा चुका था। किंतु उसके वापस लौटने पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसे यह आदेश अवश्य दे दिया था कि वह इस बात को गुप्त रखे कि वह एक वैज्ञानिक बन गया है। मैंने उसकी शादी कर दी। यह शादी पूरी तो अवश्य हुई, लेकिन बड़े झगड़े हुए। इस शादी के अवसर पर ही निर्भय सिंह और जबर सिंह मुझे और अभय को समाप्त कर देना चाहते थे। मुझे इस बात की पहले से ही आशंका थी, इसलिए सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया था। परंतु फिर भी जबर और निर्भय उस हॉल तक पहुंच गए जहां यह शादी होनी थी। यहाँ जबर ने उस लड़की को पहचान लिया जिसने उसे शिशु निर्भय के साथ मेरे पिता की कैद से फरार किया था। यह लड़की अन्य कोई नहीं,
मेरी पत्नी राधा थी। लेकिन यह सब कुछ जानने के बाद भी जबर सिंह के दिल में रहम नहीं उभरा। अभी निर्भय प्रतिशोध पूरा करने ही वाला था कि पारो वहाँ प्रकट होकर मेरे साथ साथ सभी को चमत्कृत कर दिया। वहाँ पर हुई बातों से पारो ने यह जान लिया था कि मैंने जानबूझकर उसके साथ बेवफाई नहीं की थी। वहाँ प्रकट होकर उस महान नारी ने अपने कोमल हृदय का परिचय दिया। उसने जबर को फटकारा। निर्भय अपनी माँ को पाकर प्रतिशोध की बात भूल गया। पारो के भांति मेरे लाल ने मुझे भी क्षमा कर दिया, परंतु जबर नहीं माना। उसके दिल में बदले की आग जो भड़क रही थी वह ठंडी नहीं हुई और वह भविष्य में बदला लेने की धमकी देकर वहाँ से भाग गया। मैं चाहता तो उसे भागने से रोक सकता था, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका, केवल इसलिए कि मैं उसकी भावनाओं को समझ रहा था। मुझे उसके साथ सहानुभूति थी। वह बेचारा अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा था। वह तो अपनी बहन की उस पिटाई का बदला लेना चाहता था जो उसकी आंखों के सामने हुई। वह तो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। वह अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। उसका मन पवित्र था। अपनी बहन से वह बहुत अधिक प्यार करता था। खैर, पारो और निर्भय ने मुझे क्षमा कर दिया। मुझे बेहद खुशियाँ मिली। अभय सिंह की शादी हो गई। कुछ दिन मैं इन खुशियों में डूबा रहा और फिर मैंने अभय को अकेले में बताया कि मैंने उसके लिए एक प्रयोगशाला बना दी है। उसे प्रयोगशाला दिखाई और वह स्वर्ण लेख भी दिखाया, जिसे समझने के लिए मैंने उसे वैज्ञानिक बनाया था। उसे समझाया कि इस स्वर्ण लेख का इतिहास केवल यह था कि वह हमारे किसी बुजुर्ग को स्वर्ण महल में से मिला था, किंतु मैंने अभय को इसका इतिहास नहीं बताया। प्रयोगशाला में अभय को एक सहयोगी की आवश्यकता थी। हमारे राज्य में एक भूत प्रेत विशेषज्ञ हैं जिसका नाम बेरो प्रसाद है। उसका लड़का जेब्रा अभय का अच्छा और विश्वसनीय साथी था। अभय ने अपनी प्रयोगशाला से संबंधित कार्य में सहायक के रूप में जेब्रा को चुना। इधर अभय सिंह उस स्वर्णलेख को पढ़ने के चक्कर में था, उधर मैंने सोचा कि वह गद्दी मेरे बड़े बेटे निर्भय सिंह को मिलनी चाहिए। राधा अभय तो खुश थे, परंतु पारो को शायद यह अच्छा नहीं लगा और वह गायब हो गई। मुझे अपनी कसम देकर पत्र लिख गई कि मैं निर्भय को इस स्टेट से अलग रखकर कोई बड़ा आदमी बनाऊं और गद्दी का उत्तराधिकारी अभय सिंह को घोषित करूं। पारो की कसम ने मुझे विवश कर दिया। निर्भय सिंह को मैंने राजनगर पुलिस में भर्ती करा दिया। पारो को बहुत ढूंढा, किंतु वह फिर कहीं नहीं मिली। जिंदगी इसी तरह कटने लगी। मैं गुप्त रूप से जबर सिंह की तलाश भी कर रहा था, किंतु वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। इधर अभय सिंह भी उस स्वर्णलेख को समझने में सफल नहीं हो पा रहा था। मेरी बहू अर्थात अभय की पत्नी का नाम सविता था। सबसे पहले सविता ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उसने अजय रखा। इसका नाम अजय केवल इसलिए रखा गया था क्योंकि इससे पहले राजनगर में मेरे दूसरे बेटे यानी निर्भय सिंह के यहाँ एक पुत्र जन्मा था जिसका नाम विजय रखा गया था। हमारे और निर्भय के बीच गुप्त संबंध था ताकि निर्भय की असलियत का पता न लगे। हमें पता रहता था कि राजनगर में निर्भय के यहाँ क्या हो रहा है। हमने अपने राजसी खानदान का एक लॉकेट जो हम सबके गले में था अजय के गले में डाल दिया। इस लॉकेट में हमारे बुजुर्गों की तस्वीर थी। पारो की कसम से विवश होकर विजय के गले में लॉकेट नहीं डाला गया क्योंकि उसने कसम दी थी कि निर्भय का इस स्टेट से कोई संबंध न रहे। विजय इस स्टेट का चिराग था, लेकिन फिर भी उसके गले में इस स्टेट का चिराग का प्रतीक यानी वह लॉकेट उसके गले में नहीं डाला गया।
कुछ ही दिनों बाद एक बेहद दुखद घटना घटी। अजय को गायब कर दिया गया। कोई यह नहीं जान सका था कि अजय को किसने गायब कर दिया, लेकिन उसी रात को मेरी जेब में एक पत्र पाया गया। यह पत्र जबर सिंह का था और उसने साफ लिखा था कि अजय को गायब करने वाला वही है। मैं तड़प उठा, लेकिन करता क्या। मैंने किसी को यह रहस्य नहीं बताया था कि अजय को गायब करने वाला जबर सिंह है। जबर सिंह की तलाश मैंने और जोर शोर से करवाई, परंतु वह नहीं मिला। समय गुजरता रहा, जबर हाथ नहीं आया और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर इस गम को पी गया, लेकिन कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं जबर ने उस नन्हे से बच्चे का क्या किया। न अजय मिला, न जबर। वातावरण दुखमय हो गया था। वक्त के साथ गांव बढ़ता गया। अभय की पत्नी सविता एक बार पुनः गर्भवती बनी। इस बार उसने एक कन्या को जन्म दिया, मगर यह हमारी भूल थी। उसने एक कन्या को नहीं, बल्कि 2 कन्याओं को जन्म दिया था। यह रहस्य भी मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान सका था। जिस दिन उन कन्याओं ने जन्म लिया था, उसी दिन रात को मेरी जेब में जबर सिंह की एक और चिट्ठी मिली थी। उसमें उसने लिखा था कि सविता ने एक साथ 2 कन्याओं को जन्म दिया है। उस समय सविता अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली थी। जबर सिंह ताक में था। उस समय वह कक्ष की एक खिड़की से चिपका हुआ था। जब सविता ने उन दोनों बच्चों को जन्म दिया तो पीड़ा से वह बेहोश हो गई और यह भी नहीं देख सकी कि उसने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है। उसी समय जबर सिंह कमरे में आया और उनमें से एक बच्ची को उठाकर खिड़की के रास्ते से बाहर ले गया। जबर सिंह ने अपने पत्र में लिखा था कि यह उसे भी नहीं मालूम था कि सविता एक साथ 2 बच्चों को जन्म देगी। वह दोनों बच्चियों को उठाना चाहता था, परंतु अकेला वह दोनों बच्चियों को संभालकर कक्ष की ऊंची खिड़की से नीचे नहीं उतर सकता था। उसने निश्चय किया कि बाद में दूसरी बच्ची को भी गायब कर देगा। उस समय सविता बेहोश थी और वह एक बच्ची को लेकर गायब हो गया। उसे वह सुरक्षित स्थान पर रखकर जब वापस खिड़की पर आया तो हम सब उस कक्ष में पहुंच चुके थे। हमें वहां देखकर वह लौट गया, जबकि हमने वहां एक बच्चे को देखकर यही सोचा था कि सविता ने एक बच्ची को जन्म दिया है। यह तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि बच्ची एक नहीं 2 पैदा हुई थी। हम सब उस बच्ची के जन्म पर खुश थे। यह रहस्य तो मुझे रात को जबर सिंह के पत्र द्वारा पता लगा। एक बार फिर मुझे गहरी चोट लगी, लेकिन मैंने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। बताकर करता भी क्या। सब बच्ची के जन्म पर खुश थे। फिर मैं यह असलियत बताकर व्यर्थ ही सबको दुखी क्यों करता। फिर जबर की तलाश करवाई, मगर पुनः असफल रहा। मुझे आज भी याद है, इस बच्ची के नामकरण के समय हमारे ज्योतिषी ने कहा था कि उसके ज्योतिषी के हिसाब से 2 बच्चियों का जन्म होना चाहिए था। उस समय उसकी बात को किसी ने इतना महत्व नहीं दिया था। यूँ कहिए कि वह खुद भी इस बयान को टाल गया था, कदाचित यह सोचकर कि कभी कभी विधाता ज्योतिष के हिसाब को भी झूठा कर देता है। वह क्या जानता था कि उसका हिसाब सही है, लेकिन हमारा नसीब सही नहीं है। केवल मैं जानता था कि हमारे ज्योतिष का हिसाब एकदम ठीक है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर हमें पूरा यकीन था और इस घटना से तो विशेष रूप से उस पर अंधविश्वास करने लगा। उसी दिन राज ज्योतिष ने यह भी बताया कि यह कन्या जिसका नाम रैना रखा गया है, एक दिन अपने पिता यानी अभय सिंह का वध कर देगी। बस इस भविष्यवाणी पर मैं काँप गया था। मुझे विश्वास था कि ज्योतिषी की बात कभी झूठ नहीं निकल सकती। एक बार पुनः हमारे परिवार में रोष फैल गया। मेरी ही जिद पर रैना को निर्भय के हवाले कर दिया गया।
निर्भय ने ही उसे गुप्त रूप से पाला। सविता और अभय फिर दुखी रहने लगे। कुछ दिन तक अभय ने प्रयोगशाला में जाना भी छोड़ दिया। मैं भी उस पर अधिक जोर नहीं देता था। उसके बाद सविता ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। ये बच्चे 2 साल के अंतराल में पैदा हुए थे। इस बार मैंने बच्चों की देखरेख का ऐसा प्रबंध किया कि जबर सिंह काफ़ी प्रयास के बाद भी असफल रहा था। इस बार जबर कुछ भी न बिगाड़ सका और न ही वह सामने आया। अभय सिंह पुनः जेब्रा के साथ प्रयोगशाला में जाने लगा और इन दिनों अभय ने मुझे बताया कि वह स्वर्ण लेख की पहली पंक्ति का अर्थ समझ गया है, मगर पूछने पर भी उसने मुझे अर्थ नहीं बताया। वह प्रयोग में लगा हुआ था। एक बार फिर जैसे दुख समाप्त हो गए थे और मैं खुशी से जीवन बिता रहा था। गद्दी मैंने अभय को सौंप दी थी, लेकिन यह दस्तावेज खोलने का अधिकारी अभय मेरी मृत्यु के बाद ही होगा। अभी खुशी की लहर को अधिक दिन नहीं बीते थे कि इस बार हमारे सामने सबसे भयंकर खतरा आया। इस बार न केवल हमारे खानदान पर खतरा आया, बल्कि हमारे इस देश पर खतरा आया। हमारा देश खतरे में है। मैं नहीं जानता कि अचानक चीन, अमेरिका और इंग्लैंड का ध्यान हमारी तरफ कैसे आकर्षित हो गया। इन तीनों ने मिलकर एकदम हमारे इस छोटे से वतन पर आक्रमण कर दिया है। मैं उस समय चौंका जब इंग्लैंड के जासूस के साथ रैना की ही सूरत की एक लड़की गुलशनगढ़ में आई और बॉन्ड उसे रैना सिद्ध करने लगा। अभय ने उसे धोखा समझते ही कैद में डाल दिया। मुझे वह लड़की खटक रही थी। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि यह क्रीमिया नामक लड़की रैना की बहन है। रैना से उसकी सूरत मिलती है। शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी भी तरह उस लड़की से अकेले में कुछ बातें करने का अवसर प्राप्त कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ मौका मिले इससे पहले ही अचानक हमारे गुलशनगढ़ पर इन तीनों राष्ट्रों का हमला हो गया। चारों ओर नरसंहार फैला हुआ है। हम सब बिछड़ गए हैं। पता नहीं कौन कहाँ है। रैना और निर्भय को हमने बुलवा लिया था, किंतु पता नहीं वे भी कहाँ है। मैं एक तहखाने में बैठा हुआ यह पत्र लिख रहा हूँ। इस पत्र को मैं स्वर्ण महल में रखूँगा। स्वर्ण महल का पता केवल मैं जानता हूँ। अब इन विदेशियों से देश को आज़ाद कराना मुझे कठिन नज़र आ रहा है। पता नहीं इस सहार में कौन मारा गया और कौन जिंदा है। रह रहकर यही सोचता हूँ कि आखिर यह आक्रमण क्यों हुआ। इस प्रश्न के जवाब में मेरे दिमाग में केवल एक ही बात गूंजती है, और वह यह कि शायद इन देशों को किसी प्रकार गुलशनगढ़ के नीचे छुपे हुए स्वर्ण महल के विषय में कुछ पता लग गया है। उसे ही हथियाने के लिए इन्होंने गुलशनगढ़ पर हमला किया है। मेरी निगाह में गुलशनगढ़ में उस स्वर्ण महल के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है जिसके कारण विश्व के ये तीनों प्रमुख राष्ट्र गुलशनगढ़ पर इतना तगड़ा अमानवीय अत्याचार कर सकते हों। हो न हो वे इस स्वर्ण महल को ही कब्जाना चाहते हैं। और मेरे दोस्त, तुम्हें इस स्वर्ण महल को बचाना है, इस देश को बचाना है। विदेशियों के खून से इस देश की धरती को लाल कर देना है। खून के उस एक एक कतरे का हिसाब तुम्हें लेना है जो उन्होंने मेरी प्रजा का बहाया है। अगर मैं मर गया तो उस समय तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, जब तक कि ये विदेशी मेरे वतन की धरती को छोड़कर भाग नहीं जाएंगे। तुम जो भी हो, जो भी यह पत्र पढ़ रहा है, तुम्हें अपने सबसे प्यारे व्यक्ति की कसम है, तुम इन विदेशियों को यहाँ से निकाल दो। इस स्वर्ण महल के विषय में मैं केवल इतना ही लिख सकता हूँ कि यह आज से 50,000 वर्ष पूर्व का महल है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि युग बदलते हैं। एक जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। युग बदलते हैं, नई नई सभ्यताएं आती है। कभी तांबा सभ्यता आई,
कभी पीतल सभ्यता, ठीक इसी प्रकार जैसे आज लोहे की सभ्यता है। धरती पर लोहा ही लोहा पाया जाता है। इसी प्रकार आज से 50,000 वर्ष पूर्व स्वर्ण सभ्यता का युग था। यह महल उसी स्वर्ण सभ्यता का प्रतीक है। आज जिस प्रकार लौह सभ्यता से बेशुमार लोहा पाया जाता है, उसी प्रकार स्वर्ण सभ्यता के समय बेशुमार सोना पाया जाता था। किसी भी वस्तु की जब अधिकता हो जाती है तो उसका महत्व घट जाता है। इसी प्रकार स्वर्ण युग में सोने का महत्व इतना नहीं था जितना आज है। लेकिन उस युग के युक्तियों ने यह अनुमान लगाया था कि आने वाले समय में स्वर्ण नाम की इस चमकीली धातु का अभाव हो जाएगा और इस धातु को पाने के लिए लोग तरसेंगे। कदाचित इसलिए उन्होंने ऐसे स्वर्ण महल निर्मित किए जो कि इस पीढ़ी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।